जज साहब का अगर कोई जो है पैंट पहन के पकड़ के नीचे खींचने लगे तो उसको किस श्रेणी में रखा जाए? आप बताइए हमको। आप क्या जो है जज नियुक्त करते समय स्टेट ऑफ माइंड को नहीं देखना चाहिए? क्या उसका साइकियाट्रिस्ट से परीक्षण नहीं कराना चाहिए कि अगर कोई हत्या का मामला हो तो उसमें ये क्या निर्णय देंगे, कोई बलात्कार का मामला हो तो इसमें क्या निर्णय देंगे? और क्या इसकी पड़ताल नहीं करनी चाहिए कि ये भी अपने जो है क्या कहते हैं जज बनने के पहले इसी तरह के किसी कृत्य में लिप्त रहे हैं? पास्को एक्ट की परिभाषा के अनुसार ये बलात्कार के आरोप में क्या कहते हैं कि प्रयास का मामला है। स्तन छूना, लड़की के आपके क्या कहते हैं मतलब अंडर गारमेंट्स का नाड़ा खोलना, यहाँ तक कि किसी महिला के पीठ पर हाथ रख के और पीछे से ब्लाउज के नीचे का जो है ब्रा का जो वो है वो खींचना तक अपराध है। लेकिन अब जज साहब कह रहे हैं कि ये बलात्कार का प्रयास नहीं है, गंभीर उत्पीड़न का मामला चलना चाहिए। जज साहब ने जो कुछ भी कहा है ये पूरे न्यायिक सिस्टम के षड़यंत्र को जो है दर्शाता है। प्रयागराज यानी कि पूर्व इलाहाबाद आजकल चर्चे में, अभी महाकुंभ के को लेकर काफी चर्चा थी, लेकिन वहां हाई कोर्ट भी है इलाहाबाद में और कुछ दिनों से कुछ टिप्पणियों को लेकर चर्चा काफी बढ़ रही है। एक जज साहब ने कठमुल्ला वाला बयान दिया था, आपने सुना ही होगा। और अभी हालिया बयान एक जज साहब का है, जज साहब के बारे में भी जानेंगे और निहितार्थ स्टेटमेंट के क्या है ये भी जानेंगे। किसी बालिका के, किसी स्त्री के स्तन को छूना या कपड़े उतारने की कोशिश करना, पैजामा का नारा तोड़ना, ये दुष्कर्म का अपराध नहीं माना जा सकता। इसे यौन उत्पीड़न जरूर कहा जाएगा। ये स्टेटमेंट है। चर्चा आज इसी विषय पर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। केपी सिंह साहब हैं, आप लगातार सुन रहे हैं। इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं, वहाँ रहते हैं और एडवोकेट भी हैं, पत्रकार भी हैं, सब कुछ एक साथ है। तो इनसे जरा माहौल समझेंगे कि आखिर ये जो माहौल इस तरह का बन रहा है, जुडिशरी से इस तरह का बयान आना, इसके क्या मायने हैं, और थोड़ा केस की हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे और जज साहब के बारे में भी जानेंगे। स्वागत है सर। जी, नमस्कार। देखिए सर, जी सर। जज साहब ने जो कुछ भी कहा है ये पूरे न्यायिक सिस्टम के षड़यंत्र को जो है दर्शाता है। जज साहब का चयन कॉलेजियम के द्वारा हुआ है। हाई कोर्ट के कॉलेजियम ने पहले उनको जो है सेलेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने केंद्र के सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भेजा। फिर वहां से जो है जब उनका नाम सरकार के पास गया तो सरकार ने जब मंजूरी दी तब वो जज बने। तमाम लोगों को केंद्र सरकार जज नहीं बनने देती, जिसमें सेक्स ओरिएंटेशन माने गे सेक्स के कारण सौरभ कृपाल को आज तक सुप्रीम कोर्ट ने में के मतलब अनुशंसा के बावजूद एक से अधिक बार केंद्र सरकार ने जज नहीं बनने दिया। इन सब के बीच में एक आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अभी कहते हैं कि जो है पंजाब हरियाणा में जितने लोगों का नाम गया था उसमें 6 लोगों का नाम आईबी की रिपोर्ट की वजह से रोक दिया गया, वो जज नहीं बने। जिनमें शायद एडवोकेट जनरल का भी नाम है हरियाणा के, जो कि माने बिल्कुल भाजपा के वो हैं, उनका भी नाम आईबी की रिपोर्ट पर रोक दिया गया। तो अब राम मनोहर नारायण मिश्रा के बारे में आईबी की रिपोर्ट क्या है, इसको भी खंगाल के देखा जाना चाहिए कि आईबी ने इनके बारे में क्या रिपोर्ट दिया था कि इनका ओरिएंटेशन किधर। अब आप बताइए, पास्को एक्ट की परिभाषा के अनुसार ये बलात्कार के आरोप में क्या कहते हैं कि प्रयास का मामला है। स्तन छूना, लड़की के आपके क्या कहते हैं मतलब अंडर गारमेंट्स का नाड़ा खोलना, यहाँ तक कि किसी महिला के पीठ पर हाथ रख के और पीछे से ब्लाउज के नीचे का जो है ब्रा का जो वो है वो खींचना तक अपराध है। लेकिन अब जज साहब कह रहे हैं कि ये बलात्कार का प्रयास नहीं है, गंभीर उत्पीड़न का मामला चलना चाहिए। अब ये जज साहब की कितनी सड़ी मानसिकता है, अब ये इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। और उन्होंने जाने अनजाने
बॉम्बे हाई कोर्ट की जज पुष्पा गंडेड़ीवाला जो अतिरिक्त जज थी, उनके एक जजमेंट का जो है वो क्या कहते हैं याद दिला दी है। तो हाई सुप्रीम कोर्ट ने विवाद बढ़ने पर पुष्पा गंडेड़ीवाला को अतिरिक्त जज से रेगुलर जज नहीं बनाया, तो पुष्पा गंडेड़ीवाला न्यायपालिका से बाहर हो गए। लेकिन ये तो स्थायी जज है, अब ये तो आपका महाभियोग या तो चले तो हटेंगे, और नहीं अधिकतम सुप्रीम कोर्ट अधिकतम इंटरनल इंक्वायरी करके इनको डांट डपट के इनके खिलाफ, आपको इंटरनल इंक्वायरी होगी तो बहुत दिन चलेगी, अधिकतम 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 सजा इनको होगी कि आप इस्तीफा दे दीजिए, हम नहीं देंगे तो इनसे काम ले लिया जाएगा। लेकिन ये सब में भी वर्षों लगेंगे, ये मतलब जज बने रहेंगे। अब पुष्पा गंडेड़ीवाला ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ऊपर से आपका क्या कहते हैं स्तन छूना कपड़े के ऊपर से या प्राइवेट पार्ट छूना, ये बलात्कार के आरोप का मामला नहीं है। तो पुष्पा गंडेड़ीवाला जी तो चली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जाने अनजाने पुष्पा गंडेड़ीवाला जी को पेंशन देने की व्यवस्था कर दी है। वे पिछले दिनों जजमेंट आया कि कोई अगर जज रहता है और किसी वजह से जो है उसका जो है कार्यकाल नहीं बढ़ता है या उसको बीच में छोड़ा जाता है, अतिरिक्त जज भी रहता है, तो उसको पेंशन मिलेगी। मतलब पुष्पा गंडेड़ीवाला भले कदाचार के कारण उनका जो है कदाचार के जजमेंट देने के कारण उनको जो है हटना पड़ा हो, लेकिन अब उनको पेंशन मिलेगी। तो इसी तरह ये जो आपके श्री नारायण जी का खंडपीठ थी, उसने कहा कि आरोपियों के खिलाफ बलात्कार के प्रयास के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त जो है वो साक्ष्य नहीं है। बलात्कार के प्रयास का आरोप साबित करने के लिए स्थापित करना आवश्यक होता है कि अपराध की तैयारी से आगे बढ़कर वास्तविक प्रयास किया गया हो। तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच का अंतर मुख्य रूप से दृढ़ संकल्प की अधिकता में निहित होता है। अब कोई राम मनोहर मिश्रा जी से पूछे कि रास्ता चलते किसी लड़की को, किसी महिला को, किसी नाबालिग लड़की को जबरदस्ती खींच के एकांत स्थान में खींच लेना, कार में खींच लेना, आपके खेत में खींच लेना और उसके साथ जो है मतलब बलात्कार का प्रयास करना या बलात्कार करना, क्या योजनाबद्ध तरीके से होता है या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उठे जो है सेक्स के ज्वार के कारण होता है? अभी इसका जवाब कौन देगा? और उनका क्या स्टेट ऑफ माइंड है जो उन्होंने इस तरह का जो है जजमेंट दिया है? तो क्या जो है जज नियुक्त करते समय स्टेट ऑफ माइंड को नहीं देखना चाहिए? क्या उसका साइकियाट्रिस्ट से परीक्षण नहीं कराना चाहिए कि अगर कोई हत्या का मामला हो तो उसमें ये क्या निर्णय देंगे, कोई बलात्कार का मामला हो तो इसमें क्या निर्णय देंगे? और क्या इसकी पड़ताल नहीं करनी चाहिए कि ये भी अपने जो है क्या कहते हैं जज बनने के पहले इसी तरह के किसी कृत्य में लिप्त रहे हैं? आप इसे कैसे इनकार कर सकते हैं कि ऐसे किसी कृत्य में जो लिप्त रहेगा वो कैसे जजमेंट देगा? जो बचपन से गे रहेगा, जो बचपन से लेस्बियन रहेगा, वो क्या न्याय की कुर्सी पर बैठने के पर जो है गे और लेस्बियन के खिलाफ फैसला देगा? मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि जो पुराना आपका ओरिएंटेशन है वो आपके सर पर चढ़कर बोलता है। हम बचपन से अगर जातिवादी हैं तो हम न्यायाधीश बन जाएंगे तो जातिवाद का जो हमारे दिमाग में जो ओरिएंटेशन है वो खत्म हो जाएगा। हम बचपन से अगर जो है धार्मिक आधार पर लोगों से घृणा करते हैं तो क्या हम जज की कुर्सी पर बैठने के बाद हमारे दिमाग से धार्मिक आधार की घृणा खत्म हो जाएगी? तो ये अपेक्षा करना कि जज मनुष्य नहीं ईश्वर हैं, ये पूरी तरह गलत है। असली मामला यह है कि जब आप धर्मनिरपेक्ष कानून के शासन के राज्य में रह रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो आप न्यायपालिका में न्यायाधीश की कुर्सी पर चाहे जिस सिस्टम से बैठाएं, लेकिन उसके बैठाने के पहले उसका जो है मानसिक ओरिएंटेशन आपको देखना पड़ेगा, उसकी जांच करनी पड़ेगी, पड़ताल करनी पड़ेगी कि इसका मानसिक ओरिएंटेशन क्या है।
ये दिमागी रूप से दृढ़ व्यक्ति है या अस्थिर व्यक्ति है। ऐसा थोड़ी है कि जो लोग वकालत करते हैं या जो लोग रट करके लोअर जुडिशरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए, उसके बाद प्रमोशन से कैडर एडवांसमेंट योजना के तहत बिना किसी मेरिट के जो है प्रमोशन पाते गए और डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, तो वो जो है उनका जो अस्थिर मानसिकता है वो जो है क्या कहते हैं स्थिर मानसिकता में बदल जाएगी। बहुत पहले असम के एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बहुत पहले ये सब कहानी उसमें निकली थी, जो अपराध की जो है वो की घटनाओं को कहानियां बनाकर देते हैं, उसमें उनकी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या का मामला आया था। उनकी पत्नी और 3 बेटियों का, जो गायब हो गई थी अचानक। एक दिन उनके बंगले का, या डिस्ट्रिक्ट जज थे, एक दिन उनके बंगले का दरवाजा जो है खुला रह गया। एक लावारिस कुत्ता जो है वो हमारा कुत्ता उनके घर में घुस गया और बंगले के जब पीछे गया तो उसको कुछ जमीन में बदबू आने लगी है। वो कहते हैं कि कुत्तों की घृणा शक्ति बहुत जो है आपकी बहुत तेज होती है। उसने जो है जमीन पंजे से खोदना शुरू किया तो एक हाथ बाहर आ गया। अब वो लगा और भौं भौं चिल्लाने, भौं भौं करने, तो और कुत्ते आ गए, तो लोग जुट गए। दरवाजा खुला था, देखा कि वहां हाथ निकला है, पुलिस आ गई, खुदाई हुई। खुदाई होने के बाद उनकी पत्नी और 3 बच्चियों का शव निकला। अरेस्ट हो गए जज साहब, उनको सजा हो गई आजीवन कारावास की। पता क्या चला कि मियाँ बीवी के झगड़े में एक दिन उनकी बीवी ने उनको ये ताना मार दिया कि तुम बड़े भारी मर्द बनते हो, तुम क्या समझते हो कि तीनों लड़कियां तुम्हारे पैदा की हुई हैं? तुम्हारा बस चलता और हम तुम्हारे भरोसे रहते तो एक भी लड़की भी नहीं पैदा होती, लड़का तो पैदा होना दूर की बात। अब जज साहब के दिमाग में ये बात घुस गई कि हमारी वाइफ ने एडल्ट्री की है। अब जज साहब ने एक दिन मौका लगते अपने नौकर के साथ उनकी हत्या कर दी और पीछे गड्ढा खुदवा के उनको शव डाल दिया नीचे। लेकिन जमीन में भी गाड़ने पर एक सिस्टम है कि कितना फीट नीचे आप गाड़ेंगे, उसमें नमक डालेंगे, उसमें और सब चीज डालेंगे ताकि धीरे धीरे समय समय हो जाए। ऐसा ना हो कि मतलब कोई कुत्ते के पंजा खोदने से या नीचे से उसकी बदबू आए। तो ये जो मानसिक ओरिएंटेशन है जी। कि आप इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं करते हो, आप न्याय के आसन पर बैठे हैं और न्याय के आसन पर बैठे हैं, बैठ करके आप बलात्कारी के पक्ष में या बलात्कार का प्रयास करने के पक्ष में या हत्यारे के पक्ष में या हत्या करने के प्रयास के पक्ष में या डकैत के पक्ष में आप जो है मतलब क्या कहते हैं बिना सिर और पैर के आधारहीन जो है क्या कहते हैं आप फैसला देते हैं। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो ये तो मानसिक ओरिएंटेशन का टेस्ट कौन होगा? आर्मी में सिलेक्शन होता है तो लोग प्राथमिक परीक्षा पास करके जो है वो क्या कहते हैं जब सेकेंडरी में जाते हैं तो उनके इंटरव्यू में जो अधिकारी बैठते हैं तो अधिकारी के ही रूप में उनके यहाँ साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं जो ये देखते हैं कि ये व्यक्ति, वो आईएएस के एग्जाम में भी होता है। हाँ ये व्यक्ति का मानसिक ओरिएंटेशन कैसा है, ये व्यक्ति जो है क्या कहते हैं तनाव को झेल सकता है कि नहीं, युद्ध में जब गोलियां चलने लगेंगी तो उसको झेल सकता है कि नहीं झेल सकता, तब उसका सिलेक्शन होता है। नहीं तो बहुत लोग कहते हैं सब तो बड़ा बढ़िया हुआ, पता नहीं क्यों हम रिजेक्ट हो गए। फिर 3 दिन उनको 2-2 3-3 लड़कों के बैच में रखा जाता है, उसकी भी जो है गुप्त निगरानी की जाती है कि ये लोग आपस में बात क्या करते हैं, इनमें सबऑर्डिनेशन की भावना है कि नहीं, या इनके अंदर स्वेच्छाचारिता है कि ये जो है अनुशासन को तोड़ने लगेंगे, वो सब उसी में निर्धारित हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब आप एक जज बनाते हैं जो पूरे देश के मुस्तकबिल को, पूरे राज्य के मुस्तकबिल पर बैठ के निर्णय लेता है, ठीक है उसके सामने जो मुकदमा आता है उसी पर निर्णय लेता है, लेकिन वही तो संविधान पर भी सुनता है, वही तो हत्या पर भी सुनता है, वही तो सारे मामले को सुनता है, वही तो कदाचार पर भी सुनता है, वही तो सर्विस मैटर पर भी सुनता है। रोज आप देखते होंगे अंड का बंड बंड का निर्णय आ रहा है। किसी ने कुछ कहा तो दूसरे जज ने कुछ कह दिया तो तीसरे ने कुछ कह दिया, और ये भी नहीं कि उसको ऊपर से फाइनली डिसाइड करके बड़े बेंच से जो है ये डिसाइड किया जाए कि न्याय दृष्टांत क्या रहे, ये वाला माना जाएगा कि ये वाला माना। तो बात वही है ना कि दुनिया में इतने विचारक हुए हैं कि एक ही परिस्थिति के लिए उनके विपरीत विचार हैं। आप जो सूट करे आपको उसको कोट कर दीजिए, आपको जो सूट करे उसको कोट कर दीजिए। आप हिंदू धर्मशास्त्र के इतिहास को कोट कर दीजिए कि हम उच्च जाति के हैं और हमने जो है बहुत ही अपनी से छोटी जाति की महिला के साथ बलात्कार किया, तो आधा बलात्कार का आरोप तो ऐसे ही समाप्त हो गया।
क्योंकि हमको जन्म सिद्ध अधिकार है जो है क्या कहते हैं उसका, आप उसको कोर्ट कर दिए, देखिए बच जाएंगे क्या? क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब रूल ऑफ लॉ में पास्को में चीजें परिभाषित हैं तो फिर आप उसमें कौन सा न्यायिक दृष्टांत जो है देना चाहते हैं या दे रहे हैं, या कैसे माना जाएगा? कोई बड़ी बेंच ने तो कहा नहीं। तो पुष्पा गनेडी वाला ने कहा कि ऊपर से अगर छूता है तो वो कुछ नहीं है। अब इन्होंने कह दिया कि साहब वो जो है वो छूना और नाड़ा खोलना, स्तन पकड़ना ना, अब किसी महिला का कितना बड़ा अपमान है कि सार्वजनिक रूप से जो है कोई उसका स्तन पकड़ ले, या सार्वजनिक ना हो प्राइवेट में तो क्यों क्यों पकड़ेगा अगर वो महिला की जो है इजाजत नहीं है? उसका नाड़ा जो है चड्डी का खोलने लगे, चड्डी खींचने लगे, ये कौन सा है उसके गलत? आप ये सोचिए, केपीएस गिल पंजाब के जो पुलिस महानिरीक्षक थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पंजाब में आतंकवाद को खत्म किया, लेकिन उन्होंने एक अधिकारी के अश्लीलता से जो है उसके जो है नितंबों पर पीछे हाथ धर दिया, उनकी कितनी लानत मलामत हुई। हम्म। उनके अंदर उसमें तो किसी ने ये फैसला नहीं दिया कि नहीं वो छूना जो है अपराध नहीं है। आप भीड़ में जा रहे हैं और भीड़ में जाने के दौरान लापरवाही से भी आपका जो है शरीर किसी महिला के शरीर से छू जाता है तो आप तुरंत सॉरी बोलते हैं, क्षमा याचना करते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल लिबर्टी यही है कि आप दूसरे का सम्मान कीजिए, दूसरा आपका सम्मान कीजिएगा। इंडिविजुअल लिबर्टी है तो आप अपने घर में नंगे भी रह सकते हैं, लेकिन वो नंगापन दूसरे को दिखना नहीं चाहिए। आप अपने कमरे को चारों ओर से मकान को बंद कर लिया, अपने घर में नंगे रहिए, आप अपने बीवी बच्चों के साथ नंगे रहिए, क्या कोई कर लेगा अगर किसी उनको एतराज नहीं है तो। लेकिन वो बाहर नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, क्योंकि बाहर वो सोशल लिबर्टी को इंफ्रिंज कर दिए। तो हमेशा इंडिविजुअल लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है, वो सोशल लिबर्टी से बंधी हुई है। उसी तरह जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है, वो तमाम किंतु परंतु लेकिन से बंधी हुई। आप किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, आपको शालीनता का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आखिर जो है पार्लियामेंट जैसी जगह पर संसदीय शब्दों के लिए सांसदों को, बड़े बड़े नामों को सेंसर क्यों किया जाता है अगर इंडिविजुअल लिबर्टी की बात आप माने? और उसकी आड़ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का भी समय समय पर प्रयास होता है कि आप कुछ बोल ही ना पाए, आलोचना के अधिकार को आपसे छीना जाता है उसकी आड़ में। तो आप अपने ऊपर इतना आत्मनियंत्रण क्यों नहीं रखते? या लोग जैसे रखते हैं आत्मनियंत्रण कि उनके मन में कुछ भी हो लेकिन बोली मनसा वाचा करना जो है वैसा प्रदर्शित नहीं करते कि वो जो है क्या कहते हैं अश्लीलता को बढ़ावा देना है, या उनका दिमाग अश्लीलता से पूरी तरह भरा हुआ है। अभी जज साहब को क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि गंभीर यौन अपराध है, लेकिन वो बलात्कार का प्रयास नहीं, तो चड्डी खींचना क्या है भाई? जज साहब का अगर कोई जो है पैंट पहन के पकड़ के नीचे खींचने लगे तो उसको किस श्रेणी में रखा जाए? नहीं, तो आपने एक सवाल बात इस कही बात अभी का सर, है ये। आपने एक बात कही कि सेना में हो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, आईएएस में हो, एक साइकोलॉजिस्ट रखा जाता है इंटरव्यू बोर्ड में। जी तो जी। जजों के नियुक्ति के प्रक्रिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई नहीं, कोई प्रावधान नहीं। माना जाता है कि ये जो है सुपर मैना है, जिनको सुपरमैन जज नियुक्त किया जाता है वो सुपर मैना माने जाते हैं। आप सुपरमैन या सुपर मैना, हम उसको व्यंग्य में सुपर मैना कहते हैं। वो सबसे ऊपर है। वन फाइन मॉर्निंग वो जो है डिस्ट्रिक्ट जज है, वन फाइन मॉर्निंग हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं, उसके बाद वन फाइन मॉर्निंग वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। उनका मानसिक ओरिएंटेशन नहीं देखा जाता कि, ये किस श्रेणी में है। अच्छा सर, ये बताइए, एक सवाल और लेते हाँ हैं। ये स्टेटमेंट तो आज सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। पोक्सो एक्ट क्या कहता है? भाई, पास्को एक्ट के तहत तो ये जुर्म है। वो तो किसी प्रकार के स्पर्श और ये सब चीजों को जो है उसने उन्होंने बहुत ज्यादा परिभाषित कर दिया, लेकिन अब जज साहब के समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करें इसके लिए? ये जब जज जुर्म तो ये साहब को भी समझ कह में रहे हैं नहीं आ रहा तो कोई क्या करेगा? वो सब कानून अपनी जगह पर है, जज साहब ने कहा वो अपनी जगह पर है, इसीलिए तो उनकी लानत मलामत हो रही है। पूरा फेसबुक जज साहब की लानत मलामत से भरा हुआ है। वो कोई जेपी सिंह थोड़ी कह रहे हैं, तो सारे लोग कह रहे हैं सही है। कि भाई क्या मैंने बंडलबाजी दे दिया। जेपी सिंह ने उसमें पुष्पा कनेरी वाला ने भी यही बात कही थी, जिसके कारण उनको हटना पड़ा, वो हमने जोड़ दिया। बाकी हमने सुचित्रा अपनी तरफ से नैतिकता कुछ भी नहीं कहा। जी। सुचिता नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले आरएसएस तमाम उपदेश देते रहते हैं, इस तरह के निर्णयों पे कुछ नहीं। आज तक आरएसएस ने गे
और लेस्बियन को वैलिड ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे कुछ कहा है? भाई मेरे तो संज्ञान में नहीं आया कि उन्होंने कुछ कहा है। क्यों? अब ये तो जो लोग आरएसएस को जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें हमारे मतलब मुंह से कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो तो हमें लेकिन कुछ अंदर कहने की जरूरत नहीं है, आपसे बता रहे हैं। हाँ, कुछ कहा है? आप खुद बताइए ना, इस निर्णय पर कुछ कहा है पक्ष उसमें? आप बताइए हमको आप। बल्कि आपके चंद्रचूड़ साहब ने तो आगे बढ़ करके एक घोषित रूप से गे को, जो एक विदेशी के साथ रहता है, उसको जो है वो क्या कहते हैं जज बनाने का जो है सिफारिश करवा दी, एक से अधिक बार करवा दी। और यहाँ तक बस बहस चलाया कि क्या कहते हैं सेक्स ओरिएंटेशन के कारण किसी को जज बनने से नहीं रोका जा सकता। तो अब अगर गे और लेस्बियन ही जज बनेंगे तो क्या निर्णय देंगे, हम तो भाई समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब ये मिश्रा जी जो है जिनके बारे में गे इसके बारे में कुछ भी नहीं है, वो इस तरह का जजमेंट दे रहे हैं, इस तरह का रिमार्क पास कर रहे हैं, पुष्पा गनेड़ी वाला महिला होकर के इस तरह का रिमार्क पास कर रही हैं, तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है कि इनकी कौन सी मानसिकता है? और इनके जो है बेटी बच्चे लड़के या इनके जो है बेटा बेटी बहू इनके है कि नहीं है? एक सवाल और उठता है सर, जी बार-बार जी। हिंदू एकता की बात की जाती है, हिंदू एकता, हिंदू खतरे में है, सब एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। इस तरह के जो मामले होते हैं अधिकतर हिंदू पुरुष और हिंदू महिला के बारे में ही होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसमें जो विक्टिम है, वो किसी दूसरे धर्म का होगा, इसमें तो अमूमन जो केस सामने आता है, वो तो हिंदू महिला ही होती है, ज़्यादातर। क्यों होती? क्यों? तो इसमें जो हिंदू एक हो जाओ, तो नहीं कौन-कौन नहीं, वाला क्यों हिंदू एक होती? हो जाए? नहीं नहीं, हिंदू हिंदू कोई नहीं एक होता, ये स्त्री पुरुष के बीच का मामला है। स्त्री की क्या मानसिकता है, पुरुष की क्या मानसिकता है, और सेक्स जो है यूनिवर्सल है, इसमें कोई गोरा सफेद काला नहीं है। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में विदेशी महिलाओं के साथ जो है वो क्या कहते हैं सामूहिक बलात्कार हुआ था, जिसमें वो लोग पकड़े भी गए। तो विदेशी महिला के साथ हुआ था। जी। हिंदू मुस्लिम और विदेशी, इसमें एक बेसिक अंतर समझ। यहाँ भारतवर्ष में ज्यादातर ऐसे मामलों में लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप रह जाते हैं, चुप्पी ओढ़ लेते हैं। अपने से या तो जो है वो फैसला करने पर आमादा हो जाते हैं, सार्वजनिक इसलिए नहीं करते कि जो महिला संबंधित है, चाहे वो हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, उसके ऊपर एक जो है वो क्या कहते हैं दाग लग जाता है कि अरे इसके साथ बलात्कार, तो उसकी सामाजिक स्वीकृति जो है वो उस पर जो है वो क्या कहते हैं कई नहीं कई मिलती। मामलों में तो नाते रिश्तेदार शामिल होते हैं। हाँ, नातेदार रिश्तेदार शामिल होते हो तो एक बहस का अलग मुद्दा हो। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर कोई हिंदू के साथ मुस्लिम या मुस्लिम के साथ हिंदू इस तरह का बर्ताव करता है तो तुरंत उसमें सांप्रदायिकता का फूट आ जाता है। अगर लव जिहाद है तो हिंदू ने हिंदू लड़की के साथ जो है वो क्या कहते हैं उसको भगाया, उससे शादी किया, तो जिहाद वो लव लव नहीं है। मुस्लिम और हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की को भी भगा लिया तो भी लव जिहाद नहीं। लेकिन अगर मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की के साथ इस तरह कर लिया तो लव जिहाद की श्रेणी में आप रख देते हैं। कितना बनावटी है मामला। कोई किसी को लड़की को भगाया या लड़की किसी के साथ भागे तो जिहाद है, तो सबके लिए जिहाद है। उसमें लव जिहाद में हिंदू मुस्लिम ईसाई इसका क्या जो है वर्गीकरण। फिर नहीं, नहीं, मैं जो दूसरी दूसरी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग जी, हिंदू एकता और तमाम ये बात करते हैं, तो एकता का मतलब जो अगर रेप करने वाला या रेप का प्रयास करने वाला हिंदू है और विक्टिम जो अगर हिंदू है, तो विक्टिम कैसे उसके साथ एक हो जाएगी? आप हमको एक बात बताइए, गुजरात में बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने बलात्कार किया था, उनके जमानत होने के बाद उनका किस तरह से महिमा मंडन हुआ। हुँ, आपके जो है झारखंड में लोग छूटे तो किस तरह जो है जयंत सिन्हा ने उनको जो है मतलब महिमा मंडित किया। जी। ये मानसिकता है कि हमने किया, मेरे लड़के ने किया तो कोई दोष नहीं है। आप बताइए, दिल्ली में मट्टू हत्याकांड हुआ था। हुँ, मट्टू हत्याकांड में एक आईपीएस का बेटा जो है इन्वॉल्व था। हुँ, उसको जो है सजा हुई, सजा होने के बाद उसका जो है वो बहुत कम समय में ही उसको छूट छाट भी गया, उसकी सजा के ही दौरान विवाह भी हो गया।
और वो जो है वकील बन करके जो है प्रैक्टिस कर रहा है, सजा याफ्ता व्यक्ति तथाकथित वकील बनकर। उसके लिए नहीं था कि जो आजीवन कारावास की सजा हुई है वो जो है मरते दम तक। वो बड़े आदमी का बेटा था, छूट गया। विकास यादव, नीतीश कटारा हत्याकांड का जिम्मेदार व्यक्ति, कहाँ है? छूट गया। इतनी बार उसको पैरोल और फरलो मिला कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। राम रहीम, तमाम जो है हत्या, बलात्कार, पता नहीं क्या क्या आरोप हैं। अभी कहाँ है? बाहर घूम रहे हैं। अभी आसाराम बाहर निकले हैं तो जेल गए। हमारे यहाँ मानसिकता है कि हम करें तो कुछ नहीं, तुम करो तो अपराध है। तो जो यहाँ सक्षम व्यक्ति हैं, जो वो हैं जो आपके राजनीतिक रूप से जो है क्या कहते हैं, मतलब हिंदू मुसलमान ईसाई उसमें जो है वो है, उनके लिए कोई अपराध नहीं है, वो क्षम्य है। उसी तरह जैसे धर्मशास्त्र के इतिहास में कहा गया है कि जो बलात्कार के सवर्ण आरोपी हैं उनके लिए हल्की सजा और जो अवर्ण आरोपी हैं उनके लिए कड़ी सजा। ये कठोर मानसिकता सजा। है, ये वैदिक काल से चली आ रही, कोई आज की मानसिकता नहीं है। आप जो आज की डेट में कहा जा रहा है कि अंतिम दम तक, तो मट्टू के हत्यारे और नीतीश कटारा के हत्यारे बाहर क्यों हैं? आप बताइए हमको। जी, जी, जी। जी, टेनी का चलिए, लड़का बाहर शुक्रिया क्यों सर। है? जी। जी, शुक्रिया सर, बहुत शानदार बातचीत के लिए, और लगातार हम लोग इस तरह की चर्चा को आगे बढ़ाएँगे कि आखिर जज बनने के लिए कोई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात जेपी सिंह साहब ने कही है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर। ठीक सर।